हाथों की उंगलियां दो आंखों पर, दो नाकों के पास और दो होठों के पास। श्वास भरते हुए भ्रामरी प्राणायाम शुरुआत कर देंगे। भौरे की गुंजार आंतरिक ज्यादा सुनाई दे बजाय बाहरी के शुरुआत कर दें। भ्रामरी प्राणायाम। हमारा समय पूर्ण हो चुका है। अगला कार्यक्रम कंटिन्यू होना है। मेरे द्वारा आज योग क्लास अशांति पाठ के लिए बैठ जाएं सभी और कमर सीधी 3 बार ओम का उच्चारण। सब सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी कामना के साथ शुभकामना मंत्र और शांति पाठ करेंगे हम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, आंखों को फैलाएं, आंखें खोलें। सिंहासन हस्तासन करा दीजिए आदरणीय योगाचार्य जी। जी जी जी। जोर से हंसी का ठहाका लगाना है। 3 चक्र शुरुआत करने के लिए तैयार। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में आज के आनंद की, नित्યેश्वर महादेव की जय। सबको प्रणाम। ये कक्षा हमारी प्रतिदिन चलती है। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा हूँ
सभी को प्रतिदिन यहाँ कराता हूँ और मुझसे हो सकता है त्रुटियां हुई हो, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी कोई पारंगत तो हूँ नहीं। यदि त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे से सभी का लाभ इसी प्रकार मिलता रहे। मैं इस आपके रेगुलर कक्षा के साथ जुड़ना चाहता हूँ, जो प्रतिदिन आपकी चलती है। तो सभी को प्रणाम। जी जी, धन्यवाद आदरणीय जी प्रमोद भैया जी। आप पतंजलि योग समिति जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से है और आप तहसील प्रभारी हैं। जी आज जी बाबूलाल गोयल जी ने कल आपको आमंत्रित किया और जो हमारा योगाहार कार्यक्रम है, स्वैच्छिक और निशुल्क योगाहार कार्यक्रम है, और हम बहुत भाग्यशाली है जो इस योगाहार कार्यक्रम में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सेवाभावी कार्य है, कोई इसमें सब निशुल्क का सेवा देते हैं और एक देश के लिए ये अ, अप्रतिम और अतिशय सुंदर योगाहार कार्यक्रम पिछले 3 वर्ष से लगातार चल रहा है, यह कोरोना काल से नियमितता से। और अब हम ऐसे ही सब जहाँ से भाई बहन अपने अपने योग की सेवा योगाहार कार्यक्रम में देते हैं, ऐसे योगाहारी जो योग शिक्षक है उनको मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और उनको सादर प्रणाम मेरे तरफ से। और जैसे कि आज आपने अतिशय सुंदर योग कक्षा ली और आदरणीय बाबूलाल भैया ने भी आपको इनवाइट किया, वैसे ही आपकी त्रुटि आपने कहा है, त्रुटि यही है कि आपको योगाहार कार्यक्रम ये अपना कार्यक्रम समझकर कभी भी आप इसमें आप अपनी सेवा दे सकते हैं, तो ये जी आपकी त्रुटि है। तो नियमित आप योगाहार कार्यक्रम से जुड़े और यही लिंक रहेगी, आप औरों को ये लिंक दीजिएगा और इनवाइट करेगा। जी जी तो जरूर। ये सेवा भावी कार्य में सबकी आहुति देना बहुत जरूरी है। हम तो रोज हमारा कार्य करते हैं, मगर इस कार्यक्रम में अगर हमारा थोड़ा सा भी श्रम हो तो हम सबके लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। तो जी जी मैं आगे आदरणीय आप जुड़े रहिए और जी मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहराजी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, अगर हमारे मुख्य वक्ता जी जुड़ गए हैं तो उनको आमंत्रित करा दे। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहराजी भाई साहब। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी हुई और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी से मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और लाइन बिजी जा रही है। तो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता महोदय जो थे वो अध्यापक प्रहलाद जी सकरवाल जी थे और वो 4-5-6 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एसपी के राजस्थान में जो खाटू श्याम जी आदरणीय, हाँ प्रमोद भैया जी आपका ना माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। वहीं से मैंने उनका नंबर लिया और उनसे बात की थी। यह प्रशिक्षण बजाज उद्योग समूह के सामाजिक दायित्व निधि के अंतर्गत ये शिविर लगाया गया था। वहां पर वृंदावन धर्मशाला में यहाँ 5 दिन का जो 3 दिन का जो शिविर था, सुभाष पालेकर कृषि के माध्यम से 1 एकड़ पालेकर फूड फॉरेस्ट पंच स्तरीय मॉडल कैसे खड़ा करें, उसके द्वारा उस 1 एकड़ मॉडल से पारिवारिक भोजन, आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करके पहले साल में 1.5 लाख रुपए शुद्ध लाभ, 2 साल के बाद 3 लाख रुपए शुद्ध आय और 6 साल के बाद 6 लाख रुपए आर्थिक आय कैसे प्राप्त करें, पूरी तकनीक पर जानकारी दी गई थी। 100% स्वदेशी सुभाष पालेकर कृषि तकनीक क्या है, उसका दर्शन, मूल और तंत्र क्या है, वह प्रचलित अन्य विदेशी रासायनिक खेती, विदेशी परंपरागत गो आधारित खेती, विदेशी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैदिक खेती, यौगिक खेती, फुकुआ प्राकृतिक खेती, बायोडायनमिक खेती, गोकृपा अमृतम कृषि और अन्य सभी कृषि पद्धतियों से पूरी तरह भिन्न कैसी है।
तीसरा, तथाकथित प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग दुनिया में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। वह एक बहुत बड़ा झूठ, छल कपट, ठगी है। कैसे संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण, सुभाष पालेकर कृषि को प्राकृतिक खेती कहने वाले लोग गुमराह कर रहे हैं। सुभाष पालेकर कृषि में बिना कोई गोबर खाद, बिना कोई रासायनिक खाद, बिना कोई जैविक कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट, बिना पंचगव्य खाद एवं बेस्ट डिकम्पोजर खाद, बिना कोई अन्य सभी खाद डाले, बिना जहरीले कीटनाशी दवाओं का उपयोग किए, बिना कोई फफूंदनाशी दवाओं का उपयोग किए, बिना संकर बीज या जनुक रूपांतरित बीजों का उपयोग किए, सिर्फ 10% पानी देकर, सिर्फ एक देसी गौ माता के और देसी बीजों के उपयोग से 30 एकड़ खेती सुभाष पंधारा से 30 एकड़ खेती सुभाष कृषि में बिना उत्पादन घटाए न्यूनतम लागत मूल्य पर कैसे होती है। आपके सामने पूरा 100% सत्य विज्ञान बताया जाएगा। मानव को मृत्यु के तरफ ले जाने वाले कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोरोना जैसी भयावह जानलेवा बीमारियों से हमारे शरीर को दूर रखने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम दवा के रूप में सुभाष पालेकर कृषि से पैदा जहर मुक्त, पोषण मूल्यों से समृद्ध, स्वादिष्ट औषधि, विमल धर्मी, ग्लूटेन मुक्त, फाइबर समृद्ध भोजन की आवश्यकता क्यों है, इस मॉडल में उगाकर उसे कैसे प्राप्त करें। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, साथ में नकली बुद्धिमत्ता, इन दोनों भस्मासुरों से मानव समेत समस्त सजीव सृष्टि को बचाने के सृजनशील, अहिंसक, संवैधानिक, रचनात्मक कार्य में सुभाष पालेकर कृषि की क्या भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन लुटेरी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, किसान विरोधी आयात निर्यात नीति, लुटेरी साहूकारी, पूंजी केंद्रित व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा और शोषणकारी विदेशी कृषि तकनीक, इन भस्मासुरों से खेती और किसानों को सदा के लिए दूर रखने के लिए सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन के माध्यम से उत्पादक किसान से सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक घर में प्रक्रिया किए जहर मुक्त, पोषण मूल्यों से समृद्ध, औषधि खाद्य पदार्थों के मध्यस्थ मुक्त, दलाल मुक्त, बिचौला मुक्त और कंसल्टेंट मुक्त बिक्री व्यवस्था कैसी खड़ी करें। अनुभव जन कृति कार्यक्रम कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन में देसी बीज और देसी गाय का क्या महत्व है, दोनों को उनके हो रहे विनाश से कैसे बचाया जाए, उनके देसी किस्मों का संकलन और वृद्धि, उनकी सीधी चयन पद्धति से नई चयनित किस्म कैसे विकसित करें, गोवंश को कैसे समृद्ध करें, कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। 3 दिन का प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क, उसमें पूरे दिन का चाय नाश्ता, मध्याह्न भोजन, सायंकालीन भोजन, निवास, पेड पेन प्रशिक्षण शामिल है। 3 दिन का प्रति व्यक्ति 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये उसका शुल्क था। निवास की व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षणार्थी के 3 भाग किए गए। भाग 1 नंबर में 3 दिन तक कुल प्रवेश 500 रुपये, जिसमें निवास की व्यवस्था बेड के साथ हाल में रहेगी। भाग 2 में वे लोग रहेंगे जिनने 800 रुपये दिए हैं, वातानुकूलित का एसी बेड रहेगा। और भाग 3 में 1000 रुपये वालों के लिए एसी और 4 बेडरूम का ये उनका था। इस तरह से वो प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है। आदरणीय हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय थे, उन्होंने उसमें प्रशिक्षण लिया था, तो मैंने उनसे संपर्क कर उन्हें आमंत्रित किया था कि वो अपने अनुभव बताएं, पर किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए मैं स्वयं भी प्रयास कर चुका हूं और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं सदन से, परंतु मैं आज इसी बात पर सदन से निवेदन करता हूं कि वो इन्हीं बातों पर चर्चा करें। आदरणीय हमारे पवन सर जी। जी ओम जी, धन्यवाद मेरा जी। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी है, सुंदर। आपने जो प्रशिक्षण विधि के बारे में, सुभाष पालेकर जी के बारे में जो चित्रण दिया है, चर्चा की है,
आने वाले दिनों पर या अभी भी अगर वो उपस्थित हो सके आप कोशिश कर लीजिएगा। और हम प्रशिक्षण के ऊपर जो कार्य है उसके ऊपर बातचीत करते हैं, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण कई तरह के हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण जो है सबसे सस्ता और ज्यादा पैसे नहीं जितनी उनकी लागत आ रही है उसी में ये पूर्ण हो रहा है। लेकिन प्रशिक्षण के अनुभव हमारे कृषकों के कई तरह की संस्थाओं के साथ जो है प्राइवेट संस्थाएं हैं और इस तरह से जो उनके भी अपने अनुभव हैं। कुछ चीजें हर एक प्रशिक्षण में अच्छी होती हैं, कुछ चीजें प्रशिक्षण कार्यक्रम में उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं या हमारे अनुभव उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम प्रशिक्षण से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ उससे हमारे अंदर एक ऐसा प्रभाव हो पा रहा है कि जिसको हम लागू कर पा रहे हैं। तो इस चीज का अगर विश्लेषण करें अपने जिंदगी में, अगर हमने प्रशिक्षण लिए हैं, जहां पर भी लिए हैं, जिस भी संस्था के साथ लिए हैं, उस विषय पर अगर हम आज चर्चा करते हैं तो इस चर्चा को भी मुझे लगता है कि करना चाहिए कि कौन सी विधि से हमने जो प्रशिक्षण लिए उसका हमें सबसे यादगार पल क्या रहा। वो यादगार इसलिए नहीं कि खाना अच्छा था या रहने की व्यवस्था अच्छी थी, उस प्रशिक्षण से हमने सबसे अच्छा क्या कुछ सीखा और क्या कुछ अपनाया। तो इस विषय पर अगर हमारे सदस्य अपने अनुभव शेयर करते हैं तो ये चीज भी स्पष्ट होगी कि कौन सी स्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में हमारे लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता की पूर्ति वाकई हो पाती है। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षण में केवल खाने पीने रहने की व्यवस्थाओं पर ही जोर रहता है, किट पर भी जोर रहता है, किसको कितना अच्छा किट मिला, किसको क्या चीज मिली है। मैंने भी अपने जीवन में कई बार प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और कई बार तो ऐसा मैंने देखा कि किट को लेने की भी होड़ लगी। ये किट में एक बार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गए तो वहां पर एक छोटी सी अटैची उन्होंने रखी हुई थी। अब एक संस्था को केवल एक अटैची वो दे रहे थे। जब किसी संस्था के एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए तो वो किट लेने के लिए उनकी लड़ाई होने लगी। तो ऐसा भी फिर सारा जो ध्यान है वो केंद्रित हो गया कि वो किट ही मिल जाए, प्रशिक्षण तो होते रहेगा। तो कई बार ऐसी स्थिति रहती है, कई बार इसका उल्टा भी होता है कि खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है या बहुत ही खराब है, तो इसलिए प्रशिक्षण की भी कोई उपयोगिता नहीं रही। भाई लोग ही को अगर रहने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा अच्छी नहीं है या नहीं है, अच्छी भी नहीं है, उचित नहीं है, तो भी उसमें परेशानी होती है ना। और केवल पंखे है या पंखा अच्छी तरह से नहीं चल रहा है या और जो कुछ समस्या है उसकी वजह से भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चल पा रहे हैं और उससे फिर सीखने की हमारी जो स्थिति है वो भी नहीं हो पा रही है, नहीं चल पा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम आज अगर चर्चा करते हैं, 1 घंटे का हमारे पास समय है। अगर मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता उपस्थित नहीं है तो इस विषय पर भी हमारे लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता, हमारे जो अनुभव है। जी मेहरा जी, आगे। सर उनसे जी संपर्क मेहरा जी, आगे। हो गया था पर वो आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, कुछ कोई ऐसे बात काम आ गए जिसके कारण वो नहीं जुड़ पा रहे। फिर कभी जुड़ेंगे जी। हो जी। तो बस मैं यही कह रहा था कि हम हमारे जो प्रशिक्षण की जो अनुभव है हमारे साथियों के, प्रशिक्षण के ऊपर बातचीत नहीं कर रहा हूँ, न किसी संस्था के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। हमारे जो सदन के सदस्य हैं उन्होंने अपने जीवन में जो भी प्रशिक्षण लिया है, जो उनके लिए यादगार रहा है, जिसका उन्होंने उसकी उपयोगिता उनके जीवन में उन्होंने उतारी है, उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। अगर वो खेती करते हैं तो खेती के उसमें उनका क्या परिवर्तन हुआ,
तो ऐसे कुछ वो अपने अनुभव संक्षेप में अगर सभी व्यक्ति बातचीत करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ओपन सेशन हो जाएगा आज, क्योंकि मुख्य वक्ता नहीं जुड़ पाए हैं और वो अपने अनुभव को अपने साथ शेयर करेंगे और साथ ही यह भी संस्तुति दे सकते हैं कि किस स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम को किस प्रकार से आयोजन करना चाहिए और किस प्रकार से उसकी उपयोगिता और सार्थक रहे। तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे रहने खाने की और बाकी ये सब व्यवस्थाएं का एक चीज है। एक और उसके लिए अगर कोई चीज प्रैक्टिकल करनी है तो वो प्रैक्टिकली हम उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर अपने अनुभव के साथ, इस टिप्पणी के साथ अगर हम बातचीत करते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण हमारे लिए सबसे उपयोगी रहा और हमारे लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए हमारे लिए क्या संस्तुतियां रहेंगी और कैसे हम इस प्रशिक्षण से मिलने वाली जो ज्ञान है और कौशल है उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो मेरा तो बस यही कहना है। तो इसमें मेरा निवेदन है मेरा जी से कि इस सत्र को आगे ले जाते जी हुए ओम। जी ओम सर। एक एक हाँ, करके जो हैंड रेज्ड है वो आप जी जी। बोलें तो बहुत अच्छा। तो मैं जी हैंडरेज मुझे दिख रहा है आदरणीय शरद भैया के स्वास्थ्य एंटरप्राइज से, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने प्रशिक्षण के अनुभव और प्रशिक्षण कैसा हो इस पे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय शरद भैया। ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो विषय रखा है पवन सर जी ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने इतने सारे प्रशिक्षण लिए, जैसे ही सर ने प्रशिक्षण की बात कही तो मेरे अंदर जब से प्रशिक्षण लिए तो सारी चीजें घूमने लगी। मैंने देखा कि हमने सबसे पहले अगर प्रशिक्षण लिया तो यहाँ के उद्यान विभाग से लिया था कि कैसे ड्रिप का उपयोग करें, कैसे स्प्रिंकलर का उपयोग करें और कैसे मल्चिंग का उपयोग करें। हमने सबसे पहले ये चीजें उद्यान विभाग में डीडीए कमलेन सिंह साहब थे, जब उन्होंने सिखाया था हमें कि कैसे इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। और ड्रिप इरिगेशन उस समय नया आया था तो काफी इसकी उपयोगिता उन्होंने बताई। और आज हम लोग मल्चिंग, ड्रिप और स्प्रिंकलर के बगैर रह नहीं पाते हैं। बूंद बूंद पानी बचाने के लिए आज हमारे सारे खेतों में हम लोग कम से कम 150 सेट स्प्रिंकलर के यूज करते हैं, जहां पे लगभग 200 से 300 स्प्रिंकलर हम लोगों के खेतों में चलते हैं, जिससे हम लोगों का पानी बचता है और खेतों को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी हम लोग देते हैं। उसके बाद हमने अगर सीखा है तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने बीज के विषय में सीखा और जबलपुर केवीके में सीखा कि कैसे बीज, बीडर बीज से फाउंडेशन बीज बनाना, फाउंडेशन से सर्टिफाइड बीज बनाना और उन बीजों को डीडीए के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना। ये हम लोगों ने केवीके जबलपुर से और अपना पवारखेड़ा से ये चीजें सीखी कि बीज कैसे तैयार करना है। उसमें समझ आया कि कैसे टैग रहते हैं, बीडर बीज के टैग कौन से होते हैं, फाउंडेशन के क्या होते हैं, सर्टिफाइड के बीज क्या होते हैं। ये सारी चीजें उसमें सीखी और बीज के अंदर तक हम लोग गए। बीडर बीज जो एकमात्र एग्रीकल्चर कॉलेज है वहीं से बीडर बीज प्राप्त होता है। बीडर बीज अन्य संस्थाएं नहीं देती हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो वहां पहले नंबर लगाना पड़ता था बीडर बीज के लिए। आप नंबर लगाएंगे, जब आपको बीडर बीज प्राप्त होगा उस बीडर बीज को आप जब लेके आएंगे तो आपने जो आपके किसान सदस्य चुने हुए हैं आपकी समिति में, उनको आप बीज प्रोग्राम देंगे कि भैया हमें अब आप बीज प्रोग्राम देना है। आपने 3 किसान, 10 किसान, जितने भी चाहें आप किसान ले सकते हैं, उनको आप बीज प्रोग्राम देंगे। फिर उनके खेत की निरंतर आपको मॉनिटरिंग करनी है। आपको मॉनिटरिंग करनी है कि कैसे वो बीज को आप ये किसान तैयार कर रहा है
उसको अगर आपने 1 हेक्टेयर या 5 एकड़ का प्रोग्राम लिया है तो उसके खेतों को ध्यान रखना है कि उसके आसपास कोई दूसरी वैरायटी बिल्कुल साइड से तो नहीं लगी हुई है। उसको ये बोलना है कि कम से कम 1 मीटर में वो चना बोवे या फिर वो कोई दूसरी अन्य क्रॉप सरसों है उसकी अपने बीच में लाइन डाल दे। जब उसकी फसलें तैयार हो जाए तो फिर हम लोगों को एक बार उसके खेत पे जाना होता है। फिर ये देखना पड़ता है कि उसके गेहूं में कोई ऐसी तो नहीं मिक्सिंग बाली आ गई हो, जो उसने यंत्र बोया हो, जिस सिड्डिलों से सोइंग करी हो, उसका बीज उस खेत में आ गया हो। तो वो अगर है तो रोगिंग, तो उसकी मतलब उसकी जो अन्य बालियां ऊंची नीची आई हैं उन बालियों को निकलाने का काम चालू हो जाता है। तो वो बालियां पूरी निकलाते हैं। फिर उनके खेतों का निरीक्षण करते हैं हम लोग और ध्यान से देखते हैं कि उनके खेतों में कोई बाली नहीं है। फिर उनका जब काटने का नंबर आता है तो ध्यान रखते हैं कि जो भी मशीन से कट रहा है वो साफ सुथरी है। ऐसा तो नहीं हार्वेस्टर दूसरे खेत से कट के आया है, इसका काटेगा तो बीज मिल जाएगा। तो उस यंत्र की साफ सफाई करना, थ्रेसर को साफ सुथरा करना, एक नए खले में, जो खला कहते हैं हम लोग, वहां पे अच्छे से उस गेहूं को निकलवाना। या फिर हार्वेस्टर काट रहा है तो उस वैरायटी को अच्छी पकी हुई अवस्था में काटे। ऐसा ना हो कि वो आधी कच्ची अवस्था में कट जावे। उसको अच्छी पकी हुई अवस्था में उसको काटना है। फिर वो गेहूं को अलग ट्रॉली में लेना है। कोई ऐसी ट्रॉली में ना लो कि जिसमें पहले से ही कहीं से गेहूं लिया हुआ हो, वो मिल जावे। तो वो सब ध्यान रखते हुए वो उसका गेहूं अलग से अपन लोग रखते हैं। और फिर वो हमारे को जो बीज प्राप्त होता है वो F1 फाउंडेशन प्राप्त होता है। उसमें फिर हमारी संस्था का टैग लगता है और उसमें एक बीज प्रमाणीकरण संस्था का टैग लगता है। दोनों टैग लग के वो फाउंडेशन बन जाता है। फाउंडेशन भी जो वैरायटी है वो भी प्रोग्राम के लिए जाती है। वो F1 F2 रहता है जो कि अन्य किसानों को दी जाती है। फिर C1 C2 बनता है। जब C1 C2 बनता है तो वो हमारा फिर सेल के लिए DDA के माध्यम से अन्य किसानों को बीज मिलता है। किसी किसान ने ही बीज तैयार किया किसानों के लिए, इसलिए बाहर की अन्य संस्थाओं से बीज नहीं आता है, तो वो सस्ता बीज मिलता है। ये एक बहुत अच्छा बीज का हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हमने KVK से बहुत सारी चीजें सीखी। इतनी सारी चीजें कि कैसे पौधे को कब कटिंग करना है, कौन से पौधे लगाना है, बीडर बीज कौन सा होता है, पौधे में ग्राफ्टिंग कैसी होती है। हम लोगों ने ग्राफ्टिंग तो हॉर्टिकल्चर ने हम 12th पढ़ते थे उसी समय सीख गए थे। हम देखते हैं कि खेत के किनारे जो देसी बेर के पेड़ हैं, हम लोग उनमें ग्राफ्टिंग कर दिया करते थे। और वो जब बेर पेमली वाली जब बड़ी बेर आती थी तो लोग वाग देखते थे रोड के खाने वाले, यार ये छोटी सी बेर में ये बड़ी बेर कैसे आ गई। तो ये हमें बड़ा मजा आता था और हम बहुत सारे खेतों में हम लोगों ने ये बेरों को ग्राफ्टिंग करते थे। ये बहुत हमारा एक शौक था इस समय। तो ये बहुत ही बड़े मजेदार काम होता था कि बेरों में हम लोग ग्राफ्टिंग करते, आम में कर देते। तो लोगों के आज भी हमारे जो पेड़ हैं, आज भी वो ग्राफ्टेड पौधे उपलब्ध हैं जहाँ हम लोगों ने ग्राफ्टिंग करी। और वो लोग आज भी याद करते हैं कि साहब आपने ऐसा किया। तो ये संस्थाओं से इतनी सारी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। इसके बाद हम आगे काफिला बढ़ा, धीरे 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 KVK सीखे, बहुत सारी चीजें बनखेड़ी KV से सीखे, बहुत सारी इधर उधर NSC सीखा, CI गए। CI में मशीनें चलाना, कैसे मशीनें कौन सी चलाएं, कितने डेप्थ पे ज्यादा सोइंग, डेप्थ पे ज्यादा आपको गेहूं में ड्रिलिंग कराना है तो कितने इंच पे सोइंग करना है, ये हमने CI में सीखा कैसे करना। फिर हम लोगों ने मशीन का रख रखाव बुधनी ट्रेनिंग ली। बुधनी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे मशीन को ज्यादा से कम डीजल में ज्यादा से ज्यादा खेतों को तैयार करना। ये सारी चीजें हमने बुधनी में सीखी। मेरे पिताजी और माताजी का ये था कि अगर ट्रेनिंग आ रही है तो आपको अवश्य जाना है। हमने एक ग्राम सेवक को भी एक विशिष्ट आदमी मानकर उससे जो भी उसके पास है वो लिया है। जिस आदमी से भी जो भी मिला उसको ग्रहण किया है और उसमें जो अच्छा लगा हमें ये हमारे उपयोगी है, उसको हमने उससे चुरा लिया। ये हमने देखा है। और फिर आगे बढ़े, आगे चलते चलते सीखने की जो भावना है हमेशा रही। ईट खेड़ी गए हम लोगों ने, वहाँ हल्दी के विषय में सीखा। पूना में हम लोगों ने कैसे मुनगे की तैयारी करते हैं पौधे की,
कैसे उसको पौधे में से मेल फीमेल होता है, ये सारी चीजें सीखी। फिर और आगे बढ़े हम लोग, कारवां बढ़ते गया और बहुत सारे कॉलेजों में, एनएससी में भी ट्रेनिंग ली हम लोगों ने। वहां गोभी, फूल गोभी के विषय में जाना कि कैसे फूल गोभी के बीज तैयार करते हैं, कैसे मक्के का सीड करते हैं, फीमेल मक्का मेल 2 लाइन मेल की लगाते थे, 6 लाइन फीमेल लगाकर उनका आपस में पॉलिनेशन कराना, सुबह 5 बजे उठ के रस्सियां घुमाना और उनसे फिर बीडर बीज तैयार करना, वो भी हम लोगों ने सीखा कि बीडर बीज कैसे तैयार किया जाता है। इसी माध्यम से हमारे यहाँ एक बल्लर जो हुई, मेरे पिताजी ने बल्लर, मेरे सन 70 के एग्रोनॉमिक्स है मेरे फादर, तो उन्होंने फिर कैसे ये तैयार करना चाहिए बल्लर, तो नई बल्लर का इजाद हुआ, जो कि आज हमें, अभी हमारी बल्लर निकल रही है तो जो तकरीबन 100 रुपए किलो बिक रही है। तो ये पाया कि बाजार में कैसे अपन ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सकते हैं। अगर बाजार में अपनी जो भी फसल है थोड़ा सा अगर पहले निकल आवे तो वो अच्छा पैसा देती है। अधिकतर किसान का जो माल निकलता है वो सस्ते रेट में निकलता है, उस चीज पे किसान लोग थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं। वो बाजार से जरूर 100 रुपए की सब्जी लाते हैं, लेकिन उनके खेत में जब निकलती है तो वो बहुत कम भाव की निकलती है। तो वो चीजें भी किसानों को समझना चाहिए और पैसा कमाने के लिए थोड़े से बाजार में अगर वो कोई चीज अर्ली निकालेगा तो उसमें, जैसे हम गोभी निकालते थे तो हमने एनएससी में सीखा कि कैसे उसको सफेद गोभी आना चाहिए, उसके पत्ते ढकने की कला रहती है, उसको पत्ते को ढक दे। और गोभी को कैसे, जैसे आप, अगर आपके बाजार में भाव नहीं है तो गोभी को कैसे थोड़ा सा उखाड़ के आप हल्का सा रख दो, तो वो ही गोभी का पौधा 15 दिन रखा रहता है खेत के अंदर। तो वो खेत में स्टोर करना कैसी एक पद्धति होती है, ये भी बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़े तो जिस चीज से हम अछूते थे, हमारा योगाहार कार्यक्रम आ गया। फिर हमने इसमें मिट्टी परीक्षण और उसके बाद फिर हमने ट्राइकोडर्मा संतोष सर जी से सीखा, जो हमारा एक प्रोग्रेस में एक रीढ़ का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि इसमें हमारे पास अभी तक हम लोग केमिकल से कीड़ों को मारना और ये चीज सीखते थे, और बहुत ज्यादा ये भी लगता था यार इतनी दवाएं हम लोग हमारे खेतों में यूज कर रहे हैं। जो सब्जियों पे दवाओं पे लिखा रहता था कि 15 दिन में तोड़ना चाहिए, वो सब्जियां 5 दिन में, 3 दिन में टूट के बाजार चली जाती थी। तो कहीं मन को दुख होता था और कि यार देखो इसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन में तोड़ना चाहिए, लेकिन सब्जी खराब होने के डर से वो सब्जियां 3 दिन में ही बाजार में चली जाती थी। लेकिन आज आज हम लोगों का केमिकल 0% पे आ गया। इस बार हमारा सबसे कम खर्च है केमिकल की दवाओं का। हम लोगों ने बवेरिया से और वर्टिसाइल, इन चीजों से इतने अच्छे रिजल्ट देखे, हजारों चिड़ियों को खाते हुए देखा अपनी आंखों से, और लाखों चिड़ियों को, लाखों इल्लियों को मरते हुए देखा कि कैसे वो पीली सफेद होकर मर रही हैं। तो ये लगा कि यार ये जैविक जो है वो ओरिजिनली डाला हमने, विभाग ने पहले बहुत देती थी ये चीजें, लेकिन वो एक्सपायरी हो जाती थी और ज्यादा समय होने के कारण वो उतनी उसमें दम नहीं रहती थी। तो अब लगता था यार ये जो आ रहे हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता था। लेकिन आज समझ आया, जब हमने इस योगाहार कार्यक्रम की मदद अपनी हाथों से जो दवाएं बनाई, उनको बढ़ाया, तो वो हमारे एक नींव का पत्थर साबित हुई हमारी खेती में। और हम लोगों ने उसके ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल देखे। हमने मुनीलाल सर जी को, दादू को, हमारी नर्मदा पूरी टीम आई, और हम लोगों ने, हम जब नर्मदा टीम ने पूरे अपने अपने घरों में इसके रिजल्ट पाए तो बहुत आश्चर्यचकित है। ये हमारी खेती को बहुत आगे ले जाने वाला है। हम लोगों ने अभी मक्के, जो हमारा चावल से हम लोगों ने जो खाद बनाई है, इस बार हम लोग डीएपी, आप बता देंगे, हम 50 एकड़ में जो हम लोग सोइंग करेंगे उसमें उस चावल की खाद को अपने हाथ से बनाई हुई डालेंगे, जो बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल भी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। पिछली बार हमने 1 एकड़ योगाहार कार्यक्रम में बताया था, 1 एकड़ में हमने टोटल ऑर्गेनिक किया था, जिसमें जो सोना मोती गेहूं है वो 7 कुंटल गेहूं हमारा प्राप्त हुआ था, जो पूर्णतः जैविक था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल, लेकिन 7 कुंटल हमारा वो हुआ था। हमने उसको तौला
7 कुंटल कुछ किलोग्राम ऐसा था। वो एक राउंड फिगर से आपको बता रहा हूँ कि वो 7 कुंटल हमें प्राप्त हुआ। और 7 कुंटल हमारा, हमने देखा कि वो हमारा 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से वो तुरंत बिक गया, क्योंकि हमने वो गेहूं बीच बीच में जिन लोगों को देना था उन्हें दिखाया था कि ये देखिए हम गोअमृतम कर रहे हैं, ये देखिए हम इसमें दूध का हमने आज स्प्रे करा है। ये चीजें जब उन लोगों को दिखाई थी तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ इन चीजों को खरीदा। और इस बार उनकी डिमांड आई कि भैया हमें इससे वही गेहूं आगे चाहिए रहेगा। तो इस बार हम उसको 1 हेक्टेयर में उसकी बोनी कर रहे हैं, जिसको पूर्णतः जैविक, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और ये योगाहार में बहुत सारी, इतनी सारी चीजें सीखी। रावत साहब ने माइक्रो राजा सिखाया, किसी ने हमें कुछ सिखाया, इतनी सारी चीजें हैं कि बताने के लिए शायद समय बहुत बहुत लगेगा। और बहुत सारे सदस्य लोग हैं जी। ओम प्रणाम सभी। बहुत सुंदर भैया, आपने प्रशिक्षण के संबंध में जो आपके जीवन में आपने प्रशिक्षण लिया है, उनसे जो लाभ प्राप्त किया है, उस सब के संबंध में सदन को अवगत कराया। अब मैं सदन से निवेदन करता हूं कि अन्य सदस्य भी अपने हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। जी हो, तो मैं अपेक्षा करता हूं सदन से कि अपने हैंड रेज हों। जी, हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं अजीत कुमार सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जी। सदन को नमन। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं करीब कोरोना के समय से इस ग्रुप में जुड़ा हूं और निरंतर जिस टाइप का काम अपने ग्रुप में चल रहा है देख करके काफी खुशी होती है। सुबह सुबह की ऊर्जा जो है, जैविक खेती ही नहीं, जीवन के प्रति जितनी भी ऊर्जा की जरूरतें हैं योगाहार से हमें मिल जाती है। और आज की जो जरूरत है कि हम विष मुक्त खेती करें और स्वस्थ जीवन जिए, उसमें मैं समझता हूं कि योगाहार जैसे प्लेटफॉर्म बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। और अब यही नहीं, जो नया अध्याय जुड़ा है संतोष चौहान सर का फार्म लैब, वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उसके रिजल्ट, उसके परिणाम महाराष्ट्र में ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, अपितु काफी राज्यों में, कह सकते हैं हिंदुस्तान में भी मिलने शुरू हो गए हैं। हम लोग जो दवाओं को 400 रुपए 500 रुपए में खरीदते थे, आज वो मात्र 50 रुपए में उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके कारण किसान भरपूर मात्रा में जितना चाहिए उतना प्रयोग करके अपनी खेती को, अपनी भूमि को, अपनी धरा को स्वस्थ कर रहा है। सबसे पहली जरूरत है अपनी भूमि को ठीक करना, क्योंकि भूमि बीमार हो चुकी थी। जब भूमि बीमार है तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आज सबसे अहम जरूरत है कि हम फसल तो लें, लेकिन हमारा ध्यान रहे कि भूमि को जल्दी से जल्दी कैसे ठीक कर सके। जितनी जल्दी भूमि हमारी ठीक होगी, भूमि माता हमारी ठीक होगी, उनमें जो हमने डीएपी और यूरिया और पता नहीं क्या क्या तणनाशक ये सब डाला है, वो सह नहीं सकती थी, फिर भी हम डालते गए और वो हमें खिलाती गई। आज नतीजा देख रहे हैं, हर जगह गांव-गांव तक कैंसर फैल चुका है। अब इस बात का एहसास हर गांव वालों को भी हो गया है, लेकिन उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट है कि हम जैविक खेती करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। परेशानी वहां है कि किसान सोचता है कि इससे मुझे क्या फायदा। उसको इस चीज को बताने में अभी हम लोगों को समय लग रहा है, क्योंकि इसमें उत्पादन, यदि भूमि का हमने उपचार कर लिया, यदि भूमि को ठीक कर लिया, तो निरंतर हमारे खर्चे कम होंगे। जितने भी खाद और खेती में लगने वाले चीज हैं, जैसे हम प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लोग बनाते थे और उन्नत खेती करते थे, तो वो सिलसिला चल पड़ा है। अब लोगों तक इस बात को पहुंचाने में थोड़ी समय लग रही है। उम्मीद है कि अगले 2 साल में इसमें और गति आएगी, क्योंकि सरकार ने भी जिस ढंग से मुहिम छेड़ी है जैविक खेती के ऊपर,
स्वास्थ्य के ऊपर और बहुत सारी सामाजिक संरचनाओं को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। जिस ढंग से आज पूरी दुनिया त्रस्त है, हमें स्वस्थ ही नहीं विश्व को स्वस्थ करना है, शारीरिक मानसिक रूप से, और धरा को धनधान्य करना है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। पुनः सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि हमें पूरी धरा को जो है स्वस्थ करना है, मानसिक रूप से भी। मैं आदरणीय अभी हैंड्रेस था आदरणीय अजीत जी जैन का, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। अजीत जैन जी। सर मेरी बात पहुंची कि नहीं? अजीत जैन जी सर। मैं सदन से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यदि कोई हैंड रेज है, अन्यथा फिर मैं अपने उससे बुलाता हूं। जी, तो अब मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी ओम, मेरी आवाज प्राप्त हो रही है? आ रही है सर। अरे वाह, आज दीपावली के इस 5 दिवसीय अवसर पर योगहार के समस्त श्रेष्ठ बंधुओं के बहनियों के जो विचार सुनने को मिलते रहते हैं, उन सब लोगों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। योग कक्षा में जुड़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, किंतु हर रोज की तरह हमारी योग कक्षा बहुत श्रेष्ठ रही होगी, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। बंधुओं, काफी दिनों की अनुपस्थिति रह रही है मेरी, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं जैविक और कृषि की प्रशिक्षण शालाओं की जो आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बातचीत है। हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए किस तरह से उसका संयोजन करना चाहिए, मार्गदर्शन माननीय पवन कुमार सर का तो मिलता ही रहता है। लेकिन जब मैं शरद भाई को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि वो एक कृषि व्यवस्था को वो एक कथानक के रूप में जिस तरह से प्रोते हैं, ऐसा लगता है सुनते ही रहो। और दादू से ईर्ष्या होने लगी है मुझे थोड़ी थोड़ी सी। दादू ने पूरे योगाहार को अपने अनुभव से कवर कर लिया है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने की वजह से ये प्रशिक्षण का बड़ा ही महत्व है, जो हमें वहां समझ में आता है। आजकल मैं दिल्ली महानगर के अंदर काफी लंबे समय से राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश से मुझे वहां भेजा गया है। एक विधानसभा के अंदर वहां मुझे पुनः देशी बीज का रोपण करना है, पुनः वहां पर हमारी ये फसल तैयार करना है। तो जब मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सुन रहा था, उसके खाद बीज के बारे में सुन रहा था, तो संयोजन की व्यवस्था को मैंने बड़े गौर से सुना है कि मुझे अगर अपने यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी यदि राष्ट्रीय विचारों का पोषण करना है, जो दिल्ली में अभी कुछ कम दिख रहा है, तो उसका मुझे व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण भी करवाना चाहिए और पंक्तिशः वोटों के संयोजन के बारे में चिंता करना चाहिए। ऐसे इस उद्बोधन के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अस्त व्यस्त स्प्रिंकलर सिस्टम्स या अस्त व्यस्त खाद बीज, हम अच्छा खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, लेकिन उसका सही परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। केंद्र की सरकार 170 प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली जैसे महानगर में वोटों की फसल तैयार नहीं हो पा रही है।
आपके इन प्रशिक्षण कार्यक्रम को मैं समय समय पर जहां मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, मैं जरूर योगाहार में जुड़ने का प्रयास करता हूं। योगाहार मेरी आत्मा में बसा हुआ है। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मैं कहीं ना कहीं योगाहार कार्यक्रम में, मेरे व्यस्ततम समय में से जब मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं, क्योंकि रात्रि को दिल्ली के अंदर काम करने को मिलता है। दिन भर कार्यकर्ता लोग अपने बिजनेस में या अपने सर्विस में काम करते हैं। शाम को जब वो घर पर लौट कर आते हैं तो 6 से लेकर हम रात 12:30 1 बजे तक उनके बीच में काम करते हैं। 1 बजे के बाद थके हारे जब अपने रूम पे आते हैं और सोने का प्रयास करते हैं तो आधे घंटे नींद भी नहीं आती है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कई बार कि योगाहार के इस ऊर्जा प्रदान करने वाले मंच में जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से शक्ति आती है। मैं कल आदरणीय पवन जी से भी चर्चा किए हूँ। योगाहार से जब हम जुड़े 3 साल पहले, तो मन में किसानों के लिए कुछ करने की भावना जागृत हुई। हम लोगों ने नीमच जिले में पूर्व कार्य क्षेत्र जो रहा है मेरा 2017 में, वहां पर किसानों के बीच काम करने का एक प्रण किया था, और उस प्रण की परिणति अब हमारी पूर्ण हो चुकी है। आने वाले 9/11/24 को, 9 नवंबर जो अभी आने वाला है, उसको हमारी पहली जावत क्रॉप करके जो हमारी कंपनी है उसकी पहली वार्षिक साधारण सभा होने जा रही है। इस सभा का हम बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है, और यह हमारे जावत क्राफ्ट के जो मुख्य ऑफिस है वहीं ग्रामीण अरावली पहाड़ियों के बीच में जो किसान बंधु रहते हैं, दुर्गम पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में माँ सागारानी का एक स्थान है जो हमारे लिए कहना चाहिए हिंदू हृदय सम्राट राणा प्रताप की आराध्या देवी थी, जिन्होंने जंगलों में रहते वक्त उन आराधना किया करते थे। ऐसे सागारानी के आसपास हम लोग हमारी वार्षिक सभा करने वाले हैं। प्रथम वार्षिक सभा है ये हमारी, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे को जिलाध्यक्ष, जिलाधीश महोदय, कलेक्टर नीमच, जिला पंचायत के सीईओ रहने वाले हैं, समस्त कृषि के अधिकारी रहने वाले हैं, और अनुमति हम सभी लोगों को धीरे धीरे फोन लगाकर मांग भी रहे। हमारे योगाहार परिवार के भी बहुत सारे सदस्य वहां उपस्थित होने वाले हैं। सभी के ठहरने की व्यवस्था वीरों की धरती चित्तौड़ और नीमच या उदयपुर तक की जाएगी। वहीं से लिफ्ट किया जाएगा सभी को। ऐसा पूरा प्लान तैयार हुआ है, और 450 से 500 किसानों की संख्या रहने वाली है, जो कि गठ पद्धति में किसानों को सूचना तंत्र विकसित किया है। ठहरने की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था, भोजन, पानी, प्रशिक्षण, इस पे एक दिवसीय कार्यक्रम में हमें बहुत समस्या आ रही थी, लेकिन योगाहार के आज के इस प्रशिक्षण महत्व कार्यक्रम को सुनते सुनते मुझे समझ में आया कि इस कार्यक्रम को हम 1 से 2 दिन में भी कन्वर्ट करें। तो आज फिर बोर्ड की बैठक में हम इस विषय को रखने वाले हैं। माननीय पवन जी से अनुरोध किया था कि उनका व्यस्ततम समय मिल जाए, में से कुछ समय हमको मिले। अन्य हमारे साथ समय समय पर योगाहार के जो अतिथि रहे उन सबको भी सूचना पर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही सुबह सुबह दिल्ली से सूचना आया था, तो थकान बहुत ज्यादा थी और बहुत कम समय अभी 3 या 4 दिन का मिला है। पुनः 3 तारीख की रात्रि को वापस कार्य क्षेत्र में जाना है। तो जैसे तैसे भी है, लेकिन योगाहार प्रेरणा है, योगाहार प्राण है, और योगाहार के सारे सदस्य देवतुल्य हैं। आप लोग संस्कृति बचाने से लेकर, धर्म बचाने से लेकर, राष्ट्र बचाने से लेकर, बीज बचाने से लेकर खाद बचाने तक का कार्य कर रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ बंधुओं को मुझ तुच्छ उपेंद्र का बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। ओम सर, आपने हमारे योगाहार से जो कुछ भी सीखा है, समझा है, उसको आप अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो कहा है कि निश्चित रूप से योगाहार से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, उनमें हम भी है। और मैं पुनः सदन से निवेदन कर रहा हूं कि हैंड रेज करेंगे आदरणीय दिनेश सेनवाल जी। जी ओम आए। जी आदरणीय सर, सादर धन्यवाद गुरुजी। और
मैं अभी आदरणीय शरद वर्मा सर को सुन रहा था और उनके बाद आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सुना। उससे पहले मैं थोड़ा खेत बगीचे की तरफ था, तो घर वाले आपको सुन रहे थे, हमारे मंच को सुन रहे थे। मुझे लगता है कि हम योगाहार के मंच से खेती किसानी तो कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग तरह की बोनी कर रहे हैं। अलग-अलग तरह की विविध तरह की खेती जो कि हमारे लिए आवश्यक है, इस मानव समाज के लिए और भारतवर्ष के लिए आवश्यक है। वो बातें जो कि आदरणीय शरद वर्मा सर ने वहाँ दूर रिमोट में बैठ यानी अगर मैं उत्तराखंड से कहूँ तो मध्य प्रदेश में बैठ कर के आपने हमें दिखाई, दर्शाई। वहीं आदरणीय शास्त्री जी ने भी अपनी बात रखी और तब लगता है कि वास्तव में खेती किसानी करने वाला किसान जब खेतों से अन्न उत्पन्न करता है, तो उस फ़ॉर्मूले से कितने तरह की खेती की जा सकती है। ये बात मुझे आदरणीय शास्त्री जी के माध्यम से मिली है। वे भूपेंद्र हैं और शास्त्री जी भी हैं। तो अ, खेती किसानी वो जन्म से जानते हैं और जो किसानी कर रहे हैं उसकी आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे समाज में हमारे अन्न की तरह, हमारे भोजन की तरह, हमारी फसलों की तरह है, वहाँ से जितना आवश्यक हो जाता है विष का दूर होना और उसमें इनपुट होना जितना आवश्यक है ऊर्जा का, उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही विष मुक्तता वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने कार्यों के माध्यम से दिल्ली जैसे क्षेत्र में और इसका परिणाम आने वाले समय में और उसके बाद भी हमें देखने को मिलेगा। परसों आदरणीय वर्मा सर जी को हम जब सुन रहे थे तो माताजी भी सुन रही थी। तब उन्हें अपने जो उन्होंने खेती किसानी करी वो पूरी याद उन्होंने कहानी बताई। तब हमें स्मरण हुआ ज हम ऊखीमठ में रहते थे, बाद में हमें इधर देहरादून आना हुआ। तो हम 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर अपने गौशाला से गोबर जो बाँस हैं, ये पहाड़ी रिंगाल उसे कहते हैं, उसके कंडों पे ले जाते थे। तो हमने देखा उस समय हम स्कूल जाते थे वहाँ से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर। तो स्कूल वैसे रोड के रास्ते जाना होता था लेकिन उसके ठीक ऊपर गाँव था जहाँ गाड़ी नहीं जाती थी, हमें पैदल जाना था। तो 2.5-3 किलोमीटर हम गोबर ढोया करते थे। लेकिन माताजी लोग उस सड़े-गले गोबर गोबर को की खाद को अच्छी भुरभुरी खाद को पहले बना लेती थी और वो हमें ले जाने में आसानी हो जाती थी। हम बच्चे थे, लेकिन हम तब देखते थे और माताजी ने भी स्मरण दिलाया कि लोग गीले गोबर को ले जाते थे और वो गीला गोबर ले जाना बड़ा कठिन हो जाता था और उसी तरह के संस्मरण जब हमने सुने, तो मैंने भी अपने को पाया कि जब मैं बीएससी कर रहा था फर्स्ट ईयर में, तो तब ये एक चाव था युवापन का या किशोरपन का कि मैं किसी के बर्थडे पे, किसी की शादी में घर वालों को देखता था कि वो अपने खेत की अच्छी-अच्छी और नई सब्जियाँ देते थे फूल देते थे। तो मैंने भी शुरुआत करी उस दौर में कि मैं भी लोगों को बर्थडे पे और कुछ ऐसे अच्छे त्योहारों पे कुछ गिफ्ट दिया करूँ। शुरुआत में मैंने गुलाब के फूल दिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ दी। बाद में मुझे लगा कि इन सारी गुलाबों की ग्राफ्टिंग करके फिर इनका नए पौध तैयार की जाए और फिर मैं देने लगा, पौधे ही देने लगा। और फिर ये पूरे मोहल्ले में हमारी सब्जियाँ जाती थी सबके लिए जो सब्ज़ी होती थी तो खूब सब्ज़ी होती थी। इतनी सब्ज़ी होती थी कि लोग खूब खाएँ, लेकिन साथ में किसी का भी बर्थडे, किसी का भी विवाह वर्षगांठ या फिर विवाह बिना हमारे फूलों से हाँ, उन्हें अटपटा लगता था। मुझे याद है कई बार तो जो दीदी लोग थीं, तो अगर मैं यहाँ नहीं रहता था, अपने घर में नहीं रहता था, बाहर रहता था, तो वो बाद में मिलते थे और बड़े भावुक होते थे कि हाँ, मुझे मालूम है तुम हमसे अच्छा यानी नहीं मानते थे इसलिए तुम्हारे फूल नहीं पहुँचे। लोगों ने नाराज़गी भी जताई। तो वो फूलों का सिलसिला, वो खेती का सिलसिला, मैं फिर योगाहार के इस माध्यम से वापस लौटाना चाह रहा हूँ
और उसमें वापस खो जाना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा है कि आने वाले टाइम में मैं पुनः गाँव में योगाहार से जो ऊर्जा मिली है, उसको मैं वहाँ पे स्थापित करूँ और जहाँ पे अभी हूँ, वहाँ पे भी हमने अपने लिए खेती-किसानी कुछ समय से शुरू कर दी है। अभी इसी का सिलसिला थोड़ा-थोड़ा चल रहा है। तो मैं आदरणीय सभी सदस्यों को जो कि मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि इसी तरह से जो ये पोषण की आवश्यकता हम सभी को रहती है, आप ये पोषण, ऊर्जा पोषण देते रहें और ये विविध तरह की जो खेती है, हम आपके माध्यम से करते रहें। ये खेती खेत में भी हो सकती है, घरों में भी हो सकती है, जिले और राज्य में भी हो सकती है और राज्य पर्यंत दूसरे प्रदेशों में भी जैसे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं, वैसे भी हो सकती है। लेकिन ये एक इंद्रधनुषी खेती योगाहार के माध्यम से आगे बढ़ रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। छोटी दीपावली की भी धन्यवाद। प्रणाम। बहुत सुंदर सर, आपने जो अपने बचपन में किए हुए काम को यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया और किस तरह से हमारे पूर्वज जो है, हमारे माता पिता, हमारी जो पीढ़ी निकल गई है वो कितनी मेहनत करती थी, कितनी परिश्रम करती थी, इसका आपने आभास कराया। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि हैंड रेज होंगे तो मैं आमंत्रित करूँ। हैंड रेज अभी पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं डॉक्टर किशोर दुबे को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात कहें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। शायद वो कहीं हैं, तो मैं कमल जैन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात कहें। आदरणीय कमल जैन जी। डॉक्टर किशोर दुबे जी ज्वाइन हो गए हैं, तो मैं उनको पुनः सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात कहें। आदरणीय किशोर दुबे जी, और हम बहुत आभारी हैं। जी जी जी, बोलें। जी धन्यवाद सर। आज नेटवर्क प्रॉब्लम से थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ, तो मुझे विषय पता नहीं। हालांकि शरद जी का कुछ वक्तव्य और उसके बाद का पार्ट मैंने सुना है, लेकिन किस विषय पर चर्चा है ये मेरा शुरुआत का पार्ट सुनने में नहीं आया, तो कृपया विदित कीजिए और किसी एक आधे को बुलाइए उसके बाद में। जी ओम, मैं बताता हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिनको हमने आमंत्रित किया था वो किसी कारण से जुड़ नहीं पाए, तो आज का विषय है कि जो प्रशिक्षण होते हैं, उन प्रशिक्षण के माध्यम से हमने जो जीवन में प्रशिक्षण लिए हैं उनसे क्या सीखा है और वो किस तरह के होने चाहिए जो लाभकारी हों, इस विषय पर चर्चा चल रही है। तो जो भी प्रशिक्षण हमने लिए हैं और उससे हम प्रभावित हुए और उसको जीवन में अपनाया है, उस पर बात करनी है। जियो जी धन्यवाद सर। सर प्रशिक्षण तो लेने के बहुत मौके आए, क्योंकि बचपन से ही मुझे अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण लेने की बहुत यानी एक इच्छा भी थी और उसमें मैं सम्मिलित भी होता था। कहने के मिसाल पे कर दूं तो मैं प्राध्यापक तो बना 22वें साल में, तो 22वें साल तक कम से कम मैंने 100 प्रकार के अलग अलग प्रशिक्षण लिए थे, जिसमें खेती से जुड़े भी 10-15 थे, फैमिली प्लानिंग से लेकर सब। क्योंकि हमारा जो घर था वो एक सेंटर ही ऐसा था कि वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग प्रशिक्षण करने आते थे, और मैं देहात में रहता था, हमारे घर में ही लोग सब प्रकार के आते थे। तो चाहे फाइलेरिया, मलेरिया यानी हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से जुड़े हो, उस समय जो सुकड़ी दी जाती थी, किचन गार्डनिंग दिया जाता था, इस सभी प्रकार के जो प्रशिक्षण थे वो मुझे अनायास ही मिल जाते थे। और कई बार मैं सेवाग्राम में मेरी मम्मी के साथ जाता था, वहां भी प्रशिक्षण लेकर मैं अनुभव संपन्न हो रहा था। अब उसके बाद में भी मैं कई प्रकार के प्रशिक्षण लिए हैं, और इनका एक निचोड़ जो है कि प्रशिक्षण में सहभागिता जहाँ पे होती है, तो सहभागिता अगर हमारी सहभागिता है
तो निश्चित रूप से उसका परिणाम होता है। जैसा मुझे बचपन की याद अभी जैसा दिनेश जी बोल रहे थे, तो हमारे घर में किचन गार्डन का एक प्रोजेक्ट आया था कि सेवाग्राम से कुछ लोग आए थे और किचन गार्डन लगाना चाहिए, इसलिए कुछ पैकेट्स दिए थे अलग अलग प्रकार के सब्जियों के, और वो फिर हमारे मम्मी ने गांव में बांटे थे। और उस समय निश्चित रूप से इतना छोटा सा देहात है हमारा कि एक 4-5 प्रकार की सब्जियां लेकर अलग कुछ मिलता ही नहीं था, लेकिन वो किचन गार्डन के जो माध्यम से जो प्रोजेक्ट आया था, तो उस तरह से नए नए करीबन 15-20 प्रकार की सब्जियां लोगों को मिली थी। और उस समय से फिर हमारे गांव में वो उसके बीज न पाना और अगले साल करना, तो ये निश्चित रूप से चलते रहा। आज भी मेरे गांव में बहुत प्रकार की सब्जियां मिलती है। हालांकि अब तो सुधार हुआ है, लेकिन प्रशिक्षण में सहभागिता अगर रही और वो भी बीजों के माध्यम से रही, तो निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव होता है। ये मैंने कई बार सीखा है। साथ ही साथ अभी आजकल जो कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, तो केवीके या बाकी लोग तो कोशिश करते हैं। जैसा हमने एक करीबन 15-20 साल के पहले एक प्रशिक्षण लिया था कि जब वर्मी कंपोस्ट नया नया शुरू हुआ था, तो एक सेवाग्राम आश्रम में प्रशिक्षण हुआ था कि जो भी सहभागी लोग आए थे, तो हर एक को 1-1 किलो की वर्मी कंपोस्ट की बैग दी थी। भाई आप जाओ और घर में इसको जहां जहां भी आपकी फल की खेती होगी या सब्जियों की खेती होगी, उसमें ट्राई करो और फिर कंपैरिजन करो। तो उससे उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद में उसका एक फीडबैक हुआ, तो निश्चित रूप से उसमें करीबन 50% लोग वापस आए थे और वहां पे लोगों ने बोला था कि हाँ, इसका निश्चित रूप से फायदा होता है। और उसके बाद उसमें करीबन 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो अभी भी उसी समय से यानी वर्मी कंपोस्ट के खेती में लग गए हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सहभागिता जहाँ पे हो और वहां पे वस्तु के रूप में चाहे कंपोस्ट हो या जैसा आपका भी अनुभव है मध्य प्रदेश का कि आप ट्राइकोडर्मा और बाकी सब बनाते हो और उसमें जिन लोगों को देते हो, तो निश्चित रूप से वो जब परिणाम देखते हैं, तो निश्चित रूप से उसके वो खुद अपने खेतों में करने के लिए उनको एक प्रेरणा मिलती है और उसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। यह एक पहलू है प्रशिक्षणों का निश्चित रूप से। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के जो उसके प्रोसेसिंग के फॉर्मेट्स है कि उसको प्रोसेस कैसा किया जाए, तो एक प्रोसेसिंग के बारे में बहुत कम प्रशिक्षण होते हैं। हालांकि केवीके में वो होता है, लेकिन केवीके में महिलाएं ज्यादा जाती नहीं है। लेकिन बचपन की याद मुझे पता है कि उस समय केवीके तो नहीं था, लेकिन कुछ एक संस्था थी जो सेवाराम आश्रम से जुड़ी हुई, वो मोबाइल तरह की थी। एक प्रशिक्षिका थी और उसके साथ में एक हेल्पर थी और वो गांव में 25-30 महिलाओं को इकट्ठा करके उसके प्रोसेस कैसे करना, ये गांव गांव जाकर पढ़ाती थी। तो उससे निश्चित रूप से जो घरेलू उत्पाद थे, ये घरेलू उत्पादों से अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें कैसे बनाए और पौष्टिकता कैसे बढ़ाए, इस तरह से बात होती थी। हालांकि अब तो मीडिया का और इसका जमाना बदल गया है, लेकिन उसमें भी गांव की 25-30 लड़कियां महिलाएं सम्मिलित होती थी। तो इस तरह से सहभागिता के साथ में यदि कोई भी प्रशिक्षण होता है, तो उसका जो परिणाम है, वो परिणाम लंबे दौर तक, लंबे या इस तक बढ़ता है, यह मैं देखता हूँ। और अभी आज यानी आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, तो जैसा प्रोडक्शन की सहभागिता तो है, वैसा ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका मार्केटिंग कैसा करे, इसके बारे में यदि सहभागिता के कैंप्स लगते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में बहुत इक्की दुक्का संस्थाएं लगाती होंगी, लेकिन ऐसे कैंप्स नहीं लग रहे हैं अभी। ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन में जो कैंप्स लगाने चाहिए, तो वह यदि डिजिटल मार्केटिंग की व्यवस्थाओं के कैंप्स यदि लगते हैं, तो भविष्य में निश्चित रूप से इसका किसानों को फायदा भी होगा, उनके प्रोडक्शन भी होगा, प्रोसेसिंग में होगा, मार्केटिंग में होगा। इसी पे कुछ अगर पहल हो सकती है हम सब की, तो निश्चित रूप से एक लाभदायी पार्ट होगा। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी, किस तरह से
मेरा निवेदन सदन से है कि अपनी बात थोड़े कम वो समय में करके पूर्ण करें, जिससे और लोगों को भी मौका मिले। और हम आपके बहुत आभारी हैं सर कि आपने हमको एक ऐसी जगह भेजे जहां पूना में हमने प्रशिक्षण लिया और उसको हम फैला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हम आपके आभारी रहेंगे हमेशा जी। और मैं पुनः सदन से आग्रह करूंगा कि वो यदि हैंड रेस करें तो मुझे बुलाने में बहुत सहूलियत होगी जी। अन्यथा फिर मैं किसी को अब मैं अपने मन से बुला लेता हूँ। तो अच्छा, राकेश गौर जी ने हैंड रेस किया है, तो मैं राकेश गौर जी को बुलाता हूँ जी। ओम जी, सदन में सभी को, और सबसे पहले दीपावली की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। मेहरा जी बार बार बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो मतलब योगाहार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि योगाहार टीम जैविक खेती तो हम पहले से कर रहे हैं। 2016-17 से चालू कर दी थी। सबसे पतंजलि 16 में एक कैंप हुआ था, तो हमारे यहाँ से हम मेहरा जी भी साथ में गए थे, 5-6 लोग गए थे। तो वहाँ से हमको एक मतलब भूमिका जो बनना चाहिए कि माइंड सेट करना, तो वो वहाँ से गए थे। तो वहाँ बातें सुनने को मिली, समझने को मिली, और भी प्रदेश के लोग आए थे तो उनसे भी चर्चा हुई, तो कैसे होते क्या करते हैं। और उसके बाद में फिर शुरू की हमने खेती। तो हमें मतलब हम अपने आप में भाग्यशाली से समझेंगे कि हमारे यहाँ ग्राम सेवा समिति निटाया के तत्वाधान में एक जैविक मार्केट हमें उपलब्ध कराया गया, हम लोगों को बुलाया गया, जबकि उस समय हमारे पास कुछ ज़्यादा उत्पाद थे नहीं। बाकी उनको पता लगा कि ये लोग करते हैं, तो हमें बुलाया गया वहाँ, और हम गए लेके जो भी कुछ था हमारे पास में थोड़ा बहुत। तो वहाँ से हमको बाजार की भी एक व्यवस्था बनी बनाई मिली, समझ लीजिए। हमको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। और इसके बाद में फिर जैविक खेती तो हम कर रहे थे, बाकी हमको मतलब जो कहना चाहिए कि बारीकी जो बोलते जो कि अंदरूनी ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान जो बोलते हैं, वो हमें नहीं था बिल्कुल भी जैविक खेती के बारे में। जैसे कि कहें तो एक प्रकार से कि अपने जो जैविक खेती को बचाने के लिए एक कहना चाहिए जो पहरेदार की भूमिका निभाते हैं अपने सूक्ष्म बैक्टीरिया। जैसे किसी घर में अगर मान लो पहरा दे रहे हैं और उसको मतलब नेगेटिव ऊर्जा या बाहरी कोई दुश्मनी जैसी व्यवस्था से बचाते हैं, वैसा कार्य अपने मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया जो करते हैं, जो कि रोगों से भी हमें सुरक्षा फसल को दिलाते हैं और पोषण से भी दिलाते हैं। वो उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे थे। कर तो रहे थे, जीवामृत डाल रहे थे या गोबर की खाद डाल रहे थे, वो कर तो रहे थे, मगर बारीकी समझ में जब आई जब योगाहार के माध्यम से हम संतोष सर महाराष्ट्र से मिले, और इनके साथ में हमने यहाँ प्रयोगशाला सबसे पहले हमको यहाँ बराखड़ सिवनी मालवा एक लैब है, वहाँ ले जाके हमको पूरे सब चीज़ें समझाई कि ये मशीनें ऐसी होती हैं, इसके बाद ऐसा ट्राइकोडर्मा बनता है या ऐसी बैक्टीरिया बनते हैं, और बैक्टीरिया का ऐसा ऐसा काम होता है, ऐसे कलर होते हैं, ये सब चीज़ें मतलब है कि हमको प्रयोग विधि से समझाई गई। तब भी हमको समझ कुछ नहीं आता, क्योंकि ये सब मतलब बहुत अलग चीज है, मतलब समझ में कुछ नहीं आता। मगर ये था कि ये ऐसा ऐसा बनता है, ऐसे ऐसा ट्राइकोडर्मा होता है या ऐसी कल्चर बनते हैं, ये थोड़ा सा एक उस तरफ दिमाग डाइवर्ट हुआ हमारा। फिर ये बनाने के बाद में और डालने के बाद में, बना करके डालने के बाद में जब चीज में खेतों में हमने करके देखा, प्रयोग देखा, तो हमें समझ में आई कि वास्तव में मिट्टी की मतलब क्या है, मतलब ये भूमि जो है, लोग भूमि के पैर क्यों पड़ते हैं सुबह उठ के। हमारे पूर्वज और हम को सिखाया सुबह उठ के पैर पड़ना चाहिए, तो वो सब चीजें अब समझ में आ रही है हमको कि आखिर अपनी मातृभूमि क्या है, और ये कैसे हमको मतलब अनाज प्रदान करते हैं, और कैसा हमको उत्पादन करना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमारे जिम्मे अगर खेती दी है, तो हमारा ये फर्ज मान को चलो बनता है कि हमको मतलब शुद्ध अनाज और अच्छा अनाज, मतलब जो एक शक्तिवर्धक, मेरा ये मानना रहता है कि
ये वही चीज वही लोग बलवान या बुद्धिमान बन सकते हैं जो शुद्ध खाएंगे, तभी उनकी क्षमता रहेगी जो कि कहीं भी बीच में बात कर सकते हैं। ये ऐसी ऊर्जा है इस अनाज में या ऐसे फल फ्रूट में। तो ये हमें समझ में जब आया जब हम ये सब चीज बैक्टीरिया का काम कर रहे हैं और ये सब खेती कर रहे हैं और उनका प्रयोग देख रहे हैं, अपने आप में समझ रहे हैं, ये इनका फायदा जब समझ में आया, जब पूरा प्रयोग विधि से कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी योगाहार के लिए बार बार फिर धन्यवाद देने की इच्छा होती है कि वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमको और नई नई तकनीकें मिल रही हैं और कैसी खेती करना चाहिए और कैसे अभी भी मतलब ज्ञान इस तरफ अंदर सूक्ष्म जब कर रहे हैं तो ये मिलते ही आ रहा है। जैसे कि अभी इस साल का नया मेरा प्रयोग रहा कि अपन मिट्टी के ऊपर कोई खाद डालते हैं, यूरिया डाल दिया या डीएपी डाल दिया, तो खाद डालेंगे तो आपको फसल तो बहुत अच्छी उठी हुई दिखेगी तो हमसे, मतलब 8 दिन तक आपको बहुत अच्छी फसल में लगेगा कि नहीं यार हमने खाद डाला, बहुत बढ़िया काम करा अपने। बाकी ये इसके दूसरे पहलू देखें तो अपन ने पूरे बैक्टीरिया को मतलब खत्म कर दिए, जो अच्छे अपने बैक्टीरिया जमीन के अंदर होते हैं वो अपन ने उनको सब डैमेज कर दिए, मृत कर दिए, मतलब वो उस समय खाली हो गई अपने में। अब कोई बीमारी आएगी तो एकदम से अटैक करेगी, ये हमने पाया, मतलब प्रयोग के माध्यम से पाया कि मतलब हाँ कोई भी बीमारी के उनसे अपने जैसे कुछ खाद या केमिकल स्प्रे करा तो पूरी मिट्टी को अपन ने खत्म कर दिया है, मान के चलिए उस जगह की मिट्टी आपकी पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता से पूरी खत्म हो चुकी, उसमें कोई क्षमता नहीं बची उस मिट्टी में कि वो पौधे को उठा भोजन भी दे पाए और फसलों को किसी प्रकार से सुरक्षा दे पाए। ये हमने बिल्कुल सिद्ध हो गया कि ये पाया हमने। अगर आप ऐसे इंसान में अगर मान लो कोई केमिकल एक तो सब्जी फल खाता है या अनाज खाता है तो उसकी बॉडी ये मान के चलिए कि वो बिल्कुल काम करने योग्य नहीं रही, कोई बीमारी सहन करने योग्य नहीं रहेगी। बात मतलब सिद्ध हमें उस समय ज्ञान हुआ जब हमने खाद डाल के और उसको पास वो बीमारी आई तब हमने देखा। और हमने दूसरे खेत में अपने जैविक खेत वाले खेत में ये दवाइयाँ डाली और इनके बाद में कोई बीमारी नहीं आई, तभी ये संज्ञा। और एक और अभी नए किसान हमको मिले, उनने हमारे पास ऐसी चर्चा के लिए आए थे, बैठे थे होशंगाबाद से ही हैं, तो वो आए थे तो वो उन्होंने राकेश भैया तुम ये सब कैसे करते क्या करते, तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं ये बना के करते हैं घर पे तो फसल अच्छी रहती है। मैंने कहा चलो अब पास वाले खेत में चलो दिखाते हैं तुमको। तो हमने फसल जैसे दिखाई उनको, मैंने कहा ये हमारी फसल है, इनको डाली हमने चीजें, तो उन्होंने खुद देखा तो आजू बाजू की फसलों को उनको लगा कि नहीं यार ये तुम्हारी फसल तो स्वस्थ लग रही है हमको यार, ये बाजू में जो केमिकल वाली फसल है इनसे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लग रही। तो राकेश भैया मैं भी ले जाऊंगा यार, मैं भी डाल के देखता हूँ कल लगे। तो मैंने कहा ले जाओ भैया। तो उनको मैंने ये तीनों चारों बैक्टीरिया हमने 1-1 लीटर निकाल के दे दिए अपने पास से, उनने ले जाके डाल दिए उनके खेत में। तो अभी 4 दिन पहले आके बड़ी घर आके वो फोन पे भी बोला उन्होंने और फिर घर भी आया डबल से तो बड़े खुश हुए भैया यार, करने लगे एक बताऊँ बोले राकेश भैया आपके मैंने जो बैक्टीरिया डाले तो मेरी फसल नहीं गिरी और आसपास की फसल पूरी गिर गई। ये तुम्हारे जो प्रोडक्ट डाले मैंने ले करके बैक्टीरिया डाले तो कर लगा मेरी धान तो गिरी नहीं यार भैया, आपकी कैसे बनाते क्या करते हैं, इनका तो बड़ा लाभ समझ में आया मेरे को बोल कर लगी। मतलब मेरी फसल खड़ी है पूरी और आजू बाजू वाली फसल सब गिर गई, मतलब उसमें जो बीपीएच बीमारी कहते हैं वो आ गई जिनमें केमिकल वाली इनने जो डाल दिया, मतलब खाद इनने भी डाला, सब कुछ भी डाला, लास्ट में सबसे लास्ट में आया मेरे पास आखिरी स्प्रे में। तो ये सिद्ध हुआ मेरे को कि वहाँ भी कि अपन खूब केमिकल डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, इसके बाद में अपनी मातृभूमि में ऐसी शक्ति है कि वो वापस से रिचार्ज हो जाती है अगर आप उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप उसको बचाते हैं, केमिकल के फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाइयाँ कोई भी जहर डालने से बचाते हैं, तो उसमें इतनी शक्ति वो ऑटोमेटिक फिर रिकवरी हो जाती है उसमें। तो वहाँ वही प्रयोग साबित हो रहा है कि वहाँ जो भैया ने ले जाकर डाला तो वहाँ उन्होंने सब कुछ डाल दिया था, आखिरी में एक स्प्रे करा था। तो ये स्प्रे करने के बाद में 15 ये अभी जैसे हमें को पिछले शनिवार डॉक्टर साहब संतोष सर ने बताया कि गोबर की खाद में जो पहले दिन की रहती है उसमें कुछ बैक्टीरिया, 6 महीने वाली बैक्टीरिया में कुछ रहते और साल भर वाली जो खाद रहती है गोबर की उसमें और बैक्टीरिया की बढ़ोतरी होती है, ये उन्होंने इस दिन बताया। तो यही बात हमको वहाँ सिद्ध समझ में आई कि भैया जिन्होंने वहाँ बैक्टीरिया डाले थे हमारे खाद वगैरह सब डाल दिया, उसके बाद बैक्टीरिया डाले उन्होंने और उनकी फसल गिरी नहीं, मतलब वहाँ 15 दिन बाद वो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते गई और बढ़ रही निरंतर, क्योंकि जब तक बढ़ेगी जब तक वो कुछ केमिकल नहीं डालेंगे वहाँ, कोई स्प्रे नहीं करेंगे या यूरिया खाद नहीं डालेंगे तब तक वो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती रहेगी।
अगर उनको भरपूर अपन खाना देते हैं, जैसे कि नवधान आटा, डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि नवधान आटा डालने से उनको भोजन मिल जाएगा बैक्टीरिया को, तो वो अगर वो डालते रहते हैं उस पर, तो ये मान के चलिए कि वो बैक्टीरिया उनके खेत में भी बढ़ जाएंगे। ये बात सिद्ध हो रही है, मतलब यहाँ समझने की बहुत बारीकी, मतलब ये अध्ययन की बात है और बारीक समझने की बात है कि मतलब बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं। ये सब चीजें हमको ये अभी 1-2 साल में जब से हम ये फार्म लैब से जुड़े हैं तब से ये चीज समझ में आ रही है, और ये किसान ने अगर समझ लिया तो बहुत समय दूर नहीं कि अपन बहुत अच्छा खाना दे पाए समाज को, और बड़ा मतलब इसमें अपना किसानों को बड़ी अहम भूमिका रहेगी, जो इसकी मतलब एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपन अच्छा खाना दे पाएंगे। जी ओम जी, धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत जी ही सुंदर धन्यवाद। अनुभव। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव सुनाए। ये हमारे लिए बहुत ही इस सदन के लिए, किसानों के लिए और सब लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम रूप सिंह सूक्ष्म भैया जीवों का हैंड रेस था, उनका और ले लें क्या, सदन की अनुमति हो तो? रूप सिंह भैया। जी, सदन यदि अनुमति देता है तो मैं उनको बुला लेता हूं। जी आदरणीय मुनीलाल जी हैं? नहीं, ले लीजिए, बिल्कुल आगे बढ़िए इसमें, क्योंकि अभी बहुत सारी चर्चाएं इसमें होंगी आने वाले समय पर। जी आदरणीय रूप सिंह जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। बात आज सदन में चल रही है कि प्रशिक्षण को लेकर, तो प्रशिक्षण हमारा बहुत अनिवार्य है जीवन में। किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी स्थान हो, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण हो, तो हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। और प्रशिक्षण को लेकर मैं अपने जीवन में अपने गुरुओं को शीर्ष स्थान दूंगा। जैसे दादू हमारे प्रशिक्षण के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, शरद भैया रहे हैं। सैकड़ों प्रशिक्षण मैंने उनके साथ जा जाकर लिए हैं, और उनको सब पूरे अपने जीवन में और अपनी खेती में सब उतारे हैं। मैंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग सीखे और करे हैं खेतों में। और जब से हम फिर योग आहार में जुड़े हैं, तो हमारे प्रशिक्षण की काफी चर्चाएं और काफी लाभें हुए हैं। और फिर हमने हमारे जीवन में उतारा है कि बच्चे 2, गाय 4 और वृक्ष 1000। ये संतुलित जीवन और प्रकृति है ये, और सभी लोगों को ये माइक बंद कर लीजिए राकेश जी। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जो किसान आ रहे हैं जैविक खेती की तरफ, वो बढ़िया जगह जगह जा जाकर प्रशिक्षण लें, और प्रशिक्षण से बहुत चीजें हमको सीखने को मिलती है। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी ओम, बहुत बढ़िया रूप सिंह जी, आपने निश्चित रूप से बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं। मैं स्वयं आपके साथ रहा हूं, तो वो तो मुझे जानकारी है ही, और सदन को भी आपने जानकारी दी है। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज की चर्चा में जो चीजें निकली है उनके ऊपर आप अपना वक्तव्य दें। आदरणीय पवन सर जी। जी धन्यवाद मेरा जी, बहुत अच्छी वार्ता, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अनुभवों का ही निचोड़ है। इसलिए जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, क्या चीज हम सीख पाए हैं, क्या चीज ऐसे भी हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं कि हमें प्रशिक्षण मिला लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। हम उसका मैं मेरे खुद के अपने जीवन के अनुभव हैं। प्रशिक्षण तो लिया, लेकिन परिस्थितियां उसके बाद ऐसी बनी कि वो उसका उपयोगिता नहीं हो पाई। लेकिन प्रशिक्षण की बात जो है, इसको एक वृहद रूप से समझने की जरूरत है। ये प्रशिक्षण सबसे पहले तो हमारे माता पिता ही, और उससे पहले भी पिता से भी पहले शायद माता ही प्रशिक्षण हमें करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक प्रशिक्षण है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं,
तो ये जो हमारा प्रशिक्षण है ये बड़ा इनफॉर्मल तरीके से, इसमें फॉर्मल प्रशिक्षण होता है, एक इनफॉर्मल प्रशिक्षण। जो हमने आज वार्तालाप की है वो फॉर्मल प्रशिक्षण को, मतलब किसी संस्था ने, किसी जगह ने, कहीं पर आकर के हमें बाहरी व्यक्ति ने प्रशिक्षण दिया, लेकिन मुख्यतः जो बेसिक प्रशिक्षण मिलता है वो तो घर के सदस्यों और अगर जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ के अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षण मिलता है, जो कि बहुत अनमोल होता है। तो इस चीज को जब हम फिर आगे देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम शिक्षा में अपनी शिक्षा लेते हैं, वो भी अपने आप का एक प्रशिक्षण है। चाहे उसको हमें पढ़ाया गया है, चाहे हमें कुछ सिखाया गया, कुछ हमने प्रैक्टिकल किया, तो वो सब चीजें हमारे जीवन को आगे ढालती हैं। और हमारे प्रशिक्षण में क्या हमने अपनी संस्कृति का प्रशिक्षण हमें मिला है या नहीं मिला है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये हर एक विषय अपने आप में इतना वृहद है, इतना बड़ा है कि इसके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे, जब भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा, तो हम पाएंगे कि हमारे उसमें हमने जो सीखा और उसको हमने कितनी उसकी उपयोगिता उसके जीवन में उतारने का प्रयास किया है। यह योगाहार कार्यक्रम भी अपने आप में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में ही इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सब लोगों के अनुभव के आधार पर हम एक पारिवारिक माहौल बनाते हुए उससे हम एक दूसरे को सीखने और सिखाने का कार्य करते रहें। तो इसमें हमें, मुझे लगता है कि आंशिक रूप से हमें सफलता मिली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में हमने सीखी, लेकिन कितना हम उतार पाए उसका हम स्वयं अपना विश्लेषण जब करेंगे, तब हमें उसकी सार्थकता का अनुभव या आभास हो पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रशिक्षण को एक किसी चीज को जब हम ओन करते हैं, जिसको हम लगता है कि ये मेरा है, तब जा कर के हम किसी चीज को पूर्ण रूप से उसका ग्रहण कर पाते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारी जो फार्म लैब की गतिविधि एक ऐसी गतिविधि है जिसको कि हम ओन कर रहे हैं, इससे हम आत्मीय संबंध अपने बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उस प्रशिक्षण का एक अच्छा लाभ मिलेगा, एक दूरगामी उसके परिणाम मिलेंगे। तो आने वाले दिनों पर हमें इन चीज़ों पर, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पर भी चर्चा करनी है कि हम ये जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण को कैसे ओन करें, कैसे उसको हम आत्मीय बनाएँ, अपने अंदर उतारने का उसका प्रयास करें। ये केवल अपने लिए ही नहीं, और भी जो लोग मानवता जहाँ पर भी खेती किसानी हो रही है, कैसे वो प्रशिक्षण के माध्यम से या किसी भी और तरीके से इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, उसकी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, उसके ऊपर लगातार उसके प्रति जुनून पैदा करें। इस विषय पर भी मुझे लगता है कि आने वाले